नमस्कार। एटीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन में एक नई टीम हमारे सामने उपस्थित हुई है। उनके विचार आप सुनेंगे और निर्णय लेंगे कि इनको कितना वेटेज, कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो इन्होंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति और चुनौतियां। ये आपका टॉपिक है। यस सर। तो आप अपने विचार रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि मैं अपनी इस टीम का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डीन एंड डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड के श्री आकाश गुप्ता जी, हमारे कॉलेज के स्टाफ श्रीमान मनोज लखोटिया जी, हमारे जो इंटर्नशिप कर रहे कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, मोहिनी ठाकुर और शिवी वासने, ये हमारे इंटर्न हैं। तो काम भी सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा मौका सबको मिलेगा इंटर्नशिप के रूप में काम करने का। तो परिचय के लिए मैं सबसे पहले आपके लीडर जो भी होंगे उनसे कहूँगा कि अपना परिचय कराएं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं फिर। नमस्कार, मेरा नाम कोमल वाजले है और मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी वाशने है और मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कनिका शर्मा है, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है, मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अवंतिका शर्मा है और मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। बिल्कुल सही। आप लोगों का परिचय मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला डिस्कशन के लिए। और पहला सवाल दागने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्योंकि हर चीज़ का एवेल्युएशन होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज का भी, आपके थॉट्स का भी, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, उन सब चीज़ों का होगा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल आपसे ज़्यादा जानने वाला इस सब्जेक्ट पर कोई नहीं है यहाँ पर। तो पहला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है, आपने टॉपिक लिया है कि भारत की आत्मनिर्भरता, क्या आप भारत को आत्मनिर्भर नहीं मानते? जी सर नहीं, क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं वो अपने ऊपर अभी निर्भर नहीं है। वो फ़ोन का यूज़ करते हैं और घर में भी विज्ञान का जो युग है उसमें काफ़ी सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आ गई हैं कि जिससे वो मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। वो उन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है। चलिए। हाँ सर, आत्मनिर्भरता का शाब्दिक अर्थ है आप खुद के लिए खुद पर निर्भर होकर कोई भी कार्य करें, जैसे मत्स्य पालन एवं खेती आदि। ये भारत में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया था कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है, तो मुझे लगता है कुछ हद तक भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की कोशिश कर रहा है और प्रयास निरंतर चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले समय में भारत एक आत्मनिर्भर देश जरूर बनेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले भारत को काफ़ी कुछ चीज़ों में अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ देश के ऊपर निर्भर रहते हैं, जहाँ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, हमें अपने ऊपर रहना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे कुछ महामारी आई थी जिसमें भारत ने काफ़ी सारे प्रगति करी आत्मनिर्भर बनने के लिए, और ऐसे ही आगे कोशिश करेंगे तो जल्द ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भरता दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो मतलब कि खुद पर डिपेंड रहे हम लोग। वैसे आत्मनिर्भर भारत, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमें किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या अन्य देश पर निर्भर ना रहे और स्वयं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जो अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्ण एवं पर्याप्त होती है, आत्मनिर्भरता कहलाती है। भारत की कला और संस्कृति को देखकर ये पता चलता है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर देश है। आत्मनिर्भर होने से हमें कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर होकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जो पैसे की बचत है वो भी कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा वही दूसरे की सहायता कर पाएगा। जो किसी पर निर्भर होगा वो दूसरे की सहायता कैसे कर सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा आपका
आप ये बताइए कि पिछले आज़ादी के बाद से भारत किन चीज़ों पर आत्मनिर्भर नहीं रहा है और किन किन देशों के प्रति की सहायता से वह आत्मनिर्भर पूरा बन पाया? जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहाँ तक विज्ञान के क्षेत्र में शायद भारत थोड़ा आत्मनिर्भर नहीं रहा है। जैसे हमने कोरोना समय में कोरोना काल में चीन के ऊपर काफ़ी हम निर्भर रहे थे। कई सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा सारा कच्चा माल चीन से आ रहा था। तो इसी क्षेत्र में तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है भारत। जैसा अभी इन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही काफ़ी सारे देश हैं जहाँ से हमारा कच्चा माल आता है, कच्चा माल भेजा जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो भेज सकते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें विदेशी माल जो बाहर से विदेश से आता है उसको हमें अपने देश में निर्माण करना चाहिए और उसको निर्यात करना चाहिए। हम आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जब हम में अपना आत्मविश्वास होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति को कुछ पता तो होता है परंतु उसमें इतना मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं हो सकता, मतलब विश्वास नहीं होता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसलिए सबसे पहले आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास को मतलब पक्का करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप इसके बारे में बताइए कि जैसे मेडिकल एरिया है, तो मेडिकल एरिया में हमारी सरकार या हमारा शासन किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि कोरोना काल में देखा गया था, काफ़ी सारे देश थे जो इस महामारी से जूझ रहे थे। हमारा देश भी जूझ रहा था, इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, काफ़ी मृत्यु दर बढ़ रहा था। तो उसको रोकने के लिए हमारा देश औरों पर निर्भर ना होकर खुद पर निर्भर होकर वैक्सीन्स बनाई, औरों के साथ साथ अपने देश को तो वैक्सीन्स प्रोवाइड की, साथ में औरों के देशों को भी प्रोवाइड की गई। इस वजह से हम मेडिकल में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और जब हमें अपने ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अब मेडिकल लाइन में काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने ऊपर विश्वास करके नई नई तकनीकों का आगे बढ़ रहे हैं। और सर मतलब आत्मनिर्भर से हमें मतलब आत्मनिर्भर अगर हम होंगे तो हमें उससे कई सारे लाभ होते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर अगर हम होंगे तो क्या कर सकते हैं? सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, हाँ, सेल्फ आर्थिक डिपेंड हो स्थिति सकते अच्छी हो हैं। सकती है। और सर हम स्वास्थ्य में भी अपना मतलब वो कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो लोग हैं वो मशीनों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अपने हाथ पैरों का कम मतलब यूज़ कर रहे हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य से भी कम मतलब बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, फैट बढ़ रहा है उनका। तो इस वजह से आत्मनिर्भर अगर वो होंगे तो मशीनों का भी कम उपयोग करेंगे और जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं उनको भी वो दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आप ये बता सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है जो बढ़ रही है, हम आज चीन के बाद संसार में दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है, वो आत्मनिर्भर होने में किस प्रकार सहायता कर सकती है? सर आत्मनिर्भरता से ये है कि हम खुद कार्य करेंगे, तो खुद कार्य करेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो इससे जो है मतलब बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और मतलब आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। सर एजुकेशन यानी शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है बढ़ती जनसंख्या को रोकने का और आत्मनिर्भर बनने का। यहाँ पे जैसे यदि लोग शिक्षित होंगे और शिक्षा प्रणाली शहर शहर गांव गांव में जाएगी तो लड़कियां भी शिक्षित होंगी और बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या में रुकावट आएगी और कई हद तक इसका अनुपात कम होगा और इसमें गरीबी भी कम होती है। जब हम अपने आप पर आत्मनिर्भर होंगे, हम अपना काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा और इससे जब रोजगार बढ़ेगा तो गांव शहर सब एक जैसे हो जाएंगे। गाँव में शिक्षा होगी, बिजली होगी और काफ़ी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं सभी के लिए, सभी के हित के लिए, वो सारी गाँव तक पहुंचेंगी। तो जब गाँव तक पहुंचेंगी तो गरीबी भी धीरे धीरे कम होगी। अच्छा, हमारा प्रश्न ये था कि बढ़ती हुई जनसंख्या आत्मनिर्भरता में किस प्रकार सहयोग कर सकती है। तो उससे ये तात्पर्य है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो हैंड काम करने वाले वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो उससे ज़्यादा ही रोजगार। इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसान ही चाहिए, तो इंसान हमारी पॉपुलेशन होगी तो हमारा
उसमें वर्किंग पावर अच्छी हो पाएगी। जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्री बहुत है, Yes, sir. तो उसके लिए एशिया से, अफ्रीका से वर्कर्स को हायर करा जाता है। ठीक है, तो आज क्या यूरोप का एशियाकरण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यूरोप के निवासी कम हो गए और इधर उधर से पलायन करने वाले ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अब तक आज़ादी के बाद से 20वीं सदी तक, और एलपीजी एक आया था। आपको पता है एलपीजी क्या है? No, sir. बताइए। नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आधुनिकीकरण। ठीक है, सन 1991 में आया था, जिसके बाद जो है हमारे द्वार खोल दिए गए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के। पहले जब 1947 में हमने अंग्रेज़ों को भगाया था तो एफडीआई एक नाम होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए द्वार बंद कर दिए थे। कब? 1947 में। क्यों? क्योंकि हमें ये डर लग रहा था कि अभी अभी हम विदेशी से, अंग्रेज़ों से छूट के आए हैं, अब हम पता चले फिर किसी और देश वालों को पैसे लेके यहाँ बुला लें, पता चले फिर उसका कब्जा हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें पता चला सन 1991 तक कि नहीं, अब हमें द्वार विदेशों के खोलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें टेक्नोलॉजी और धन की आवश्यकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे 1991 के बाद आज हमारा जो है एफडीआई में हम दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, सर एक डाउट, तो जी बताइए। मेरा एक डाउट है कि यदि जैसे अमेरिका, आपने बताया कि अमेरिका में जनसंख्या कम है, तो लेबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है और अन्य देशों एशिया से। और अफ्रीका से। यस सर, तो जहाँ मतलब आती है, तो जैसे मतलब तकनीकी भी तो एक बहुत बड़ा साधन है किसी उद्योग या इंडस्ट्री को चलाने का। तो कैसे? तकनीक तो एक बड़ी चीज हो गई। नहीं, सामान इधर से उधर उठाने का काम तो इंसान ही करेगा। Yes, ट्रक ड्राइवर का काम इंसान ही करेगा। ठीक है, तो काफी सारे अभी ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में कि ट्रक जो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि लेबर की जरूरत अवश्य पड़ेगी, चाहे तकनीकी कितनी भी आ जाए। ठीक है, अमेरिका और यूरोप का जो मूल निवासी है उसका ये मानना है कि ये छोटा काम हम नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे। तो छोटे काम करने के लिए इधर उधर से हायर करे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, टॉपिक था कि जनसंख्या किस तरीके से आत्मनिर्भर एक देश को बना सकती है। तो उसमें अगर हमारी जनसंख्या शिक्षित हो, सबसे पहला क्या है? शिक्षा का होना। Yes. ठीक है, अब पता चले हमारी जनसंख्या शिक्षित ही नहीं है तो आत्मनिर्भर कैसे हो? वो तो एक ऊपर से बोझ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले है शिक्षा। ठीक है, अगर शिक्षित होंगे हम तो हम जो है अपना माइंड अच्छा चला पाएंगे और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। भले ही हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं है, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल हम कर कर सकते पाएंगे। हैं। Yes. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर बनने में शिक्षा का क्या योगदान है, इस पर आप बताएंगे? सर शिक्षा का योगदान जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो इसमें जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, यानी गरीबी का अनुपात बहुत कम हो जाएगा। और देश में अगर जैसे लोग शिक्षित होंगे तो तकनीकी बढ़ेगी तो आयात कम होगा और निर्यात अधिक होगा। और इसी के साथ जो सरकार है वो गरीबों को कम दाम पर अधिक से अधिक बीज भी प्रदान कर पाएगी, जिससे कृषि उत्पादन भी होगा। यानी शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। शिक्षा का महत्व हर क्षेत्र में है, सिर्फ कृषि ही नहीं, विज्ञान में भी है, साइंस है, मेडिकल है, पुलिस है। इसमें जब हमारे लोग होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन्हें उतना ही फायदा होगा, और उससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्हें किसी और देश पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यक्ति शिक्षित होगा तो मतलब उसको ये पता होगा कि हमें आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम अपने सारे काम अपने आप कर सकते हैं, वरना हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि हम फूड यानी अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं या नहीं हैं? जैसे हम जानते हैं कि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर है। लेकिन अगर सरकार कम दामों पर कृषियों को अधिक से अधिक उत्पादन, तकनीकी और बीज या खाद आदि प्रदान कर सकती है, तो इस क्षेत्र में हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ हमारा देश काफ़ी हद तक अपने अर्थव्यवस्था को लेकर भी अच्छा है। जैसे हमारे किसान हैं
वो आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। अगर हमारी सरकार उन्हें अच्छे दामों पर खाद, बीज और उनसे रिलेटेड जितना भी सामान है वो एक सही दाम पर दे, तो किसान और मेहनत करके अच्छे से फसल कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा देश सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि औरों के देश में भी अनाज को और जो भी खाद्य पदार्थ है उनको दे सकता है। कृषि के क्षेत्र में जो हमारा भारत है वो भी काफ़ी विकसित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं वो मतलब फसलों की खेती करते हैं और उनको विभिन्न विभिन्न देशों में भेजते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, मैं आपको बता दूं, जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, जब हम दूसरे देशों के पर निर्भर थे, ठीक है। जैसे आपने दक्षिण अमेरिका में बियर लेक नाम से नाम सुना होगा। तो उसकी एक कहानी है कि बियर का मतलब जो पीने वाली बियर होती है वो अनाज से, गेहूं से बनती है, जौ से। तो उन्होंने क्या करा था, कनाडा में जो है बहुत सारा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन होने से उन्होंने भारत जैसे गरीब देश, उस समय गरीब कहलाया जाता था, तब की बात कर रहा हूँ, पिछड़ा हुआ देश, या अफ्रीका में आज भी बहुत सारे पिछड़े हुए देश हैं, उनको अनाज ना देकर उन्होंने अपने अनाज किस में डाल दिए, लेक में। लेक का मतलब झील, ठीक है। जब उस अनाज का फर्मेंटेशन हुआ अंदर ही अंदर, ठीक है, और वहाँ जाड़ा ठंड का मौसम वैसे ही रहता है, तो उस फर्मेंटेशन से क्या होता है कि उससे बियर जैसी कोई पदार्थ बनने लग गया, मतलब, ठीक है। तो उसी का नाम पड़ गया बियर लेक, समझ आप। तो इससे ये तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे विकसित देश थे जो पिछड़े देशों की हेल्प ना करके उसका दुरुपयोग करते थे, ठीक है। तो अनाज की आवश्यकता किसे है, क्या झील में डालने के लिए आवश्यकता है, या किसी इंसान के उपयोग में आ जाए उसकी आवश्यकता है? किसी इंसान के लिए, मतलब किसी इंसान के लिए अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा खाद्यान्न में। हम अब आत्मनिर्भर हैं, तब नहीं थे। धीरे धीरे इसमें सन 1991 की जो LPG सुधार हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हम आत्मनिर्भर हैं? क्या आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, क्या वो हमारी भारत की आर्थिक स्थिति, आत्मनिर्भरता की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ तक बड़े बड़े देशों में तो आत्मनिर्भरता की श्रेणी काफ़ी ऊपर है, लेकिन जैसे गांव है वहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे है, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति ये नहीं जानता कि शिक्षा का स्तर या शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो गांव में भी अभी इस चीज़ की कमी है। जैसा आपने पूछा कि हमारा जो यूथ है जो पढ़ रहे हैं, जो हम मेडिकल लाइन हो या किसी भी शिक्षा से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं या मजबूत होंगे या नहीं। हम मजबूत होंगे जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी शिक्षा का अच्छे से उपयोग करेंगे, अपने ही देश में उसको इस्तेमाल करेंगे, अपने देश में उसकी अपनी मेहनत को लगाएंगे, तो हमारा देश आगे प्रगति करेगा और इसमें आगे ही बढ़ेगा। शिक्षा देने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, किसी को नहीं मिल पाता, किसी को मिल पाता है, मतलब और किसी को होना चाहिए। जहाँ तक गरीब लोगों को नहीं मिल पाता, सुविधा नहीं उन लोगों के पास, वहाँ तक की सुविधा मिलनी चाहिए वैसे तो सबको। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए कि महिलाएं, जो इस देश की महिलाएं, यानी कि 50% जनसंख्या हो गई, क्या वह आत्मनिर्भर हैं और विकसित देशों के महिलाओं के मुकाबले, या अभी सुधार का गुंजाइश है उसमें अभी? सर मतलब जो शहर वगैरह हैं उसमें तो मतलब कुछ पढ़ाते हैं महिलाओं को, लेकिन गांव वगैरह में अभी भी जो है महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं, वो घर का कार्य कराते हैं और मतलब महिलाओं को सोचते हैं कि वो घर में ज़्यादा रखें। देखिए, पढ़ाना और ना पढ़ाना अलग चीज़ है। आत्मनिर्भरता, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जहाँ महिलाएं अशिक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का मतलब डिसीजन लेने की पावर, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी पावर, ठीक है। क्या ये आज भारत की महिलाओं में है? हाँ है।
कुछ हद तक है। जब हम विकसित देशों की महिलाओं को और अपनी देश की महिलाओं को देखेंगे तो कुछ हद तक वो फैसला लेने में सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को नहीं निकलने दिया जाता है। वो कुछ पूछती हैं, कुछ बोलती हैं तो उनको टोक दिया जाता है कि लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं, बेटियाँ ऐसे नहीं करती, बहुओं को ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ की महिलाओं को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, उन्हें सही गलत का फैसला नहीं करने दिया जाता है, तो जिस वजह से वो आत्मनिर्भर बनने से रुक जाती हैं। सर, जो आज की महिलाएं हैं वो कुछ हद तक मतलब आत्मनिर्भर हैं। जैसे वो जो आपने बताया कि अशिक्षित महिलाएं वो जैसे अपने घर पर सिलाई कर सकती हैं या और भी अन्य काम है, यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकती हैं जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, परंतु अभी उन्हें मतलब और आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है कुछ महिलाओं को। अच्छा, मेन मुद्दा ये था कि आत्मनिर्भरता महिलाओं के लिए, ठीक है। विकसित देश में आप देख लें, कोई भी महिला अगर पढ़ती लिखती है तो उसे टूर पर ले आया जाता है, या वो अपने पढ़ाई के संबंध से कहीं भी विदेश जाती आती है, अकेले ही उसमें जाने की हिम्मत ताकत होती है। ये उसके फैमिली में या उनके कल्चर में शुरू से ही सिखाया जाता है कि यू आर इंडिपेंडेंट आफ्टर 16, ठीक है। तो आप जो है खुद जाएं, खुद अपना काम करें, ठीक है, खुद घूमें, खुद अपना पढ़ाई पूरी करें। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? सर नो, जहाँ तक मुझे ऐसा, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो जैसे एक घूंघट प्रथा रही थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि बाहर जाना, लड़कियों का बाहर घूमना गलत माना जाता था। जो प्रक्रिया, जो प्रथा आज तक भी चलती आ रही है। आज हाँ, घूंघट प्रथा तो काफ़ी हद तक हट गई है, लेकिन जो लड़कियों के लिए इक्वलिटी नहीं है लड़कों के बराबर, तो वो आज भी है। इसका मतलब लड़कियां अभी नहीं जा सकती बाहर। बाहर जैसे अभी आपने पूछा कि बाहर की लड़कियां होती हैं उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, वो सेल्फ रिलायंट हैं, वो जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है। कहीं हद तक कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ लड़कियों को नहीं भेजा जाता। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो नहीं भेजती हैं, वो नहीं चाहती कि उनकी बेटियाँ आगे पढ़ें या फिर वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्योंकि कुछ लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, और ज़्यादातर ये छोटे शहरों और गाँव में ही होता है जहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जा पाती हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ 12th तक पढ़ा दिया या फिर बीए या कोई ग्रेजुएशन कोर्स करा दिया, वो उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई और उनकी लाइफ वहीं सेट करवा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भारत में जो रूढ़िवादिता चल रही है उसकी वजह से भारत की महिला आत्मनिर्भरता होने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो रूढ़िवादिता कुछ हटानी चाहिए जिससे भारत की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भर किस, आर्थिक आत्मनिर्भर, राजनीतिक आत्मनिर्भर, पारिवारिक आत्मनिर्भरता कि पति पर डिपेंड न रहें। आपको लगता है कि 90% से ज़्यादा महिलाएं अभी भी अपने घर पर, पति पर या पिता पर आत्मनिर्भर हैं? यस सर। पढ़ी लिखी भी आत्मनिर्भर हैं? क्यों? क्योंकि मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का। काफ़ी लोग होते हैं कि शादी हो गई, अब तो इनको घर में बिठाओ, ये घर की बहू है, घर की बेटियां हैं, इनको आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेटा कमा रहा है, हमारा भाई कमा रहा है, वही कमाएगा, वो काफ़ी है करने के लिए। जी जी। और इसके अलावा अगर कोई नौकरी भी कर रही है, ठीक है, वर्किंग भी है, तो उसके बावजूद भी आत्मनिर्भर है या नहीं है? सर कुछ होती हैं जो आत्मनिर्भर होती हैं, अपने फैसले खुद ले पाती हैं नौकरी करने के बाद, और कुछ होती हैं जो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी कभी कभी होता है किसी को मजबूरी में वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती हैं या नहीं कर रही होती हैं, उन्हें करना पड़ता है मजबूरी में। नौकरी करने के साथ साथ भी, जैसे अगर लड़की मैरिड है तो उसे घर का काम भी करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि 50% वो आत्मनिर्भर है और 50% नहीं है, क्योंकि वो कमा तो रही है, वो नौकरी तो कर रही है, लेकिन उसके साथ वो उसके जिस जिम्मेदारियों से वो बंधी हुई है, उसके लिए भी मतलब उसमें रुकावट है। अच्छा, जिम्मेदारी से तो पति ही बना हुआ होता है, ऐसा नहीं है पत्नी बनी हुई होती है। सर लेकिन तो उसे काम का आप ये कह सकती हैं कि 50-50% काम पति को भी निभाना चाहिए और पत्नी को भी निभाना चाहिए। क्यों? फिर ऐसे तो मान लीजिए कि पत्नी वर्किंग है, पति भी वर्किंग है, तो फिर तो होटल से ही खाना आएगा, बच्चे बाजार में पलेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, घर का काम तो करना पड़ेगा। लेकिन यह है एक जना ना करे, दोनों जने मिलकर करें, ठीक है। लेकिन बात है यहाँ आत्मनिर्भरता की, ठीक है। तो उसमें जो है वर्किंग भी अभी पीछे हैं, वर्किंग वुमेन भी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। हमारे भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी है। हमारे यहाँ कहीं ऐसी चट्टानें हैं नहीं जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकले।
तो उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर कैसे बने? हम विदेश से अगर पेट्रोलियम मंगाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी पूंजी संपत्ति देनी पड़ती है, ऐसा पूंजी खर्च होती है उसके लिए, ठीक है। हमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी विदेश से मंगानी होती हैं। तो उसके लिए क्या उपाय हैं? क्या हम जो है निर्यात ज़्यादा करें या निर्यात ऐसी चीज़ों का करें जहां विदेशों में जिसकी ज़रूरत हो? सर जैसा भी आपने बोला, हमें निर्यात करना चाहिए। जब हमें कुछ खरीदना होता है तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस पैसों को रखना चाहिए, या तो सेविंग्स करनी चाहिए या तो हमें वो कमाना चाहिए। जैसा भी आपने कहा, जब हम निर्यात करेंगे चीज़ों का, आयात करेंगे, जब आयात करेंगे तो हमारे पास भी उस चीज़ की पूंजी आएगी। जब पूंजी आएगी तो उसको हम निर्यात में लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आयात निर्यात क्या सर आपको पता है? निर्यात जब सामान जाता है विदेश सर। में तो वहां से पूंजी आती है, और आयात में जब हम बेचते हम हैं। खरीदेंगे तो पूंजी जाएगी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे यूथ जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए की बाइक जो है विदेश से इंपोर्ट कराते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो उसमें फिर टैक्स जाता है, लेकिन वैसी ही बाइक या उससे मिलती जुलती बाइक हमारे यहाँ है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे यूथ जो है फैशन के चक्कर में विदेश से न मंगाकर, क्योंकि विदेश से मंगाएगा तो वहाँ पूंजी, विदेशी पूंजी देनी पड़ेगी, ठीक है। रुपया तो कोई लेता नहीं है, सब डॉलर में काम होता है, ठीक है। तो क्या, किस तरीके से हम लुभावना बनाएं किसी चीज को, ताकि हमारे धरती पर बनी हुई चीज ही इस्तेमाल करें सब। अगर जैसे विदेशी बाइक के पार्ट्स और इंडियन बाइक के पार्ट्स अगर वो सेम है तो उस चीज़ को रिलेटेड भी एक एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि आप अगर वो चीज़ यूज़ कर रहे हो वही चीज़ आपको इंडिया में और वो सस्ती मिल रही है, आपको कम दाम में मिल रही है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करना उन्हें? तो अब वो अपने इंडिया से भी आप खरीद सकते हो, तो ये भी एक बहुत हो सकता है। सर जैसा कि मतलब आपने कहा कि मतलब हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, तो जैसे अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे मतलब ये पता होगा कि अगर हम अपने देश से लेंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे और अपने देश का भी मतलब नाम होगा। तो हम मतलब उसको ये समझा भी सकते हैं कि हमें अपने देश से लेना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि हम एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं उस चीज़ का कि हमारे देश में ज़्यादा बेहतर अच्छी चीज़ मिल रही है विदेशों की अपेक्षा, और उतने ही दामों में या उससे कम दामों में मिल रही है, तो हम अपने देश से ही लेंगे। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा सब्सिडी का, क्या होता है सब्सिडी? सर जैसे सिलेंडर वगैरह होती है तो उसको हम खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट में रुपए आ जाते हैं, वो सब्सिडी। ये तो एक प्रोसेस है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, महत्व क्या होता है, क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि कोई पार्ट्स, यानी कोई बाइक 50,000 रुपये बन के तैयार हुई, सरकार उसे 20,000 रुपये उस दुकानदार को या उस मैन्युफैक्चरर को खुद दे देती है। अब उसे कितने की पड़ी ये बाइक? 30,000 रुपये की, क्योंकि 20,000 सरकार ने दे दी है, ठीक है। तब क्या होगा कि हमारी जो बाइक होगी वो बाजार में सस्ती होगी, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर कितने की दाम लगाएगा, उसके 30,000 रुपये में सेल करेगा। अब विदेशी बाइक जो है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये की मान लीजिए पहले से आ रही है, ठीक है। अगर दुकानदार 50,000 रुपये की बेचेगा तो पैसा हर कोई बचाना चाहता है, तो हमारी नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि विदेशी वाली 40,000 रुपये की पहले से आ रही है, सेम टू सेम बाइक मान लीजिए, ठीक है। इसीलिए सब्सिडी दी जाती है ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उनका दाम कम हो जाए और उनके प्रति क्या हाँ, उनके प्रति जो है आकर्षित हों, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो और फाइनली हम यहाँ कंक्लूजन करते हैं। कोई आपके मन में आत्मनिर्भरता के प्रति कुछ शब्द हों तो आप बता दीजिए, उसके बाद हम इसे समाप्त करते हैं। सर आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें एक तो आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। जब तक हम आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, खुद पर भरोसा नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक हमारा आत्मनिर्भर होना बिल्कुल भी नहीं है कि हम आत्मनिर्भर होंगे। और हमें फैसले लेने में थोड़ा सक्षम होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फैसले सही से ले सकें। उन्हें सोचना चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं। हमें जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, हमारी क्या कहते हैं, रोजगार बढ़ता है, हमारी बचत होती है, हमें वेतन भी मिलता है। काफ़ी जगह होती है कि जहाँ हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं तो अपने हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, ज़्यादातर स्त्रियाँ होती हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स यूज़ करती हैं, गाँव अच्छा में होता है। अच्छा, आपने अभी कहा था कि हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, लें। अच्छे डिसीजन कैसे लेते हैं? सर अच्छे डिसीजन से मतलब है कि सही और गलत में फ़र्क करना। दोनों सही सही है, अब बताओ कैसे करेंगे? गलत तो है सर नहीं, मान लीजिए कि मुझे बीए करना है, बीएससी करना है, या मुझे 9th
या 11th में आर्ट साइड लेनी है साइंस साइड लेनी है, दोनों सही है, गलत तो कुछ ना है ना दोनों में, तो अच्छे डिसीजन कैसे लेंगे? सर वो तो उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे आगे अपने फ्यूचर में बनना क्या है। अगर उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए करते हैं कि हाँ भाई हमें ग्रेजुएशन करनी है, 12th करनी है और बैठना है, तो वो आर्ट्स लेते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर किसी को कुछ बनना है, किसी का कोई एम है, टारगेट है, देखिए, तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज यहाँ करते हैं। पर जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज का मतलब आप जो है केस स्टडी जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपने पूर्वजों की एक्सपीरियंस से अनुभव नहीं लेंगे, तब तक आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। सर जैसे इन्होंने बोला कि अगर केवल स्टूडेंट को ही पढ़ना है और केवल ग्रेजुएशन ही करना है इसलिए वो आर्ट्स लेता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे कई IAS PCS हैं जिन्होंने आर्ट्स ली थी 11th में भी, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी BA किया था। एग्जाम्पल जैसे टीना डाबी, टीना डाबी, मिस्टर रवि सम कुछ है, और मतलब कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं। तो लेकिन हमें सही, जैसे अभी आपने बोला था कि दोनों सही और सही डिसीजन है, तो वो सही ऐसे लेना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भी उसमें सपोर्टिव हों। ऐसा नहीं है कि केवल हम उसमें सपोर्टिव हों तो वही सही है। 4 लोग जिसे सही बताएं वो भी डिसीजन हमें चॉइस करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज का आपका। थैंक यू। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।